हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़ रहे थे 3 पॉइंट क्रॉस ओवर जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसमें एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने क्लास में बता दिया था आप लोगों को। तो जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसके अकॉर्डिंग कुछ बच्चों ने सॉल्व करने की कोशिश की है। उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है, उनकी कोशिश अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को एक्चुअली क्लास में ही समझाना था, क्योंकि थोड़ा सा इसको आप समझ लेंगे तब आप लोगों को पूरा 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लोग पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, किस ऑर्डर में जीन है, ये पहचानने में अभी आप लोगों को दिक्कत ही हो रही है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपकी कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, ठीक है। ये सारे डेटा दिए हुए थे और इधर हमने जीनोटाइप लिखे हुए थे, जो भी पेरेंट के जो ऑफिस स्प्रिंग के जीनोटाइप है वो इधर लिखे हुए थे, और उनकी जो नंबर, जितने नंबर में वो प्रोड्यूस हुए हैं वो यहाँ लिखे गए थे। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे तो सबसे पहला काम करना है कि हम पेरेंट को पहचाने। और सबको पता है कि पेरेंट कौन हो। जो पेरेंट को कैसे पहचानेंगे? जो सबसे ज्यादा नंबर में जो ऑफिस स्प्रिंग प्रेजेंट होते हैं वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, मतलब उनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई होगी। तो देखिए, इसमें इस पूरे में पहले के जो दो है उनके नंबर ही सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। मतलब ये पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन है जो ऑफिस स्प्रिंग में आए हैं। पेरेंट मत समझ लीजिएगा कि ये पेरेंट है, जो हमने यहाँ पेरेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही ऑफिस स्प्रिंग में एज सच आ गए हैं, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहे होंगे, ठीक है। इससे हमें ये इतना पता चल गया। दूसरी बात हमने कल बताया था, इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखवाया था कि जो डबल क्रॉस ओवर होते हैं उनके नंबर सबसे कम होते हैं, तो उनको पहचानना भी बहुत आसान है। पूरे में जो सबसे कम नंबर में होगा वो हमारा कैसा होगा? डबल क्रॉस ओवर वाला होगा, तो ये भी हम पहचान गए। अब जो बचे होंगे वही सिंगल क्रॉस ओवर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हमें पेरेंट पता चल गया, डबल क्रॉस ओवर पता चल गया, तो इसके बेसिस पे ही हम एक तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जीन का क्या ऑर्डर होगा, ठीक है। कैसे हम डिसाइड करेंगे? देखिए, कल हमने आपको ये भी बताया था कि जो डबल क्रॉस ओवर होता है उसमें क्या होता है कि बस बीच का पार्ट चेंज हो जाता है, पेरेंट जैसा रहता है। पेरेंट से डबल क्रॉस ओवर में केवल बीच वाला जो जीन होता है, बीच वाला जीन वही चेंज होता है, तो डबल क्रॉस ओवर हो जाता है। तो अब आप लोगों को जो ये फॉर्म दिया रहेगा वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दे सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जीन हो ABC उसी में इस तरह से ये लिखा हो, ये बिल्कुल भी जरूरी मत समझिएगा। ये किसी भी तरह से लिखा हुआ हो सकता है, आपको अपने हिसाब से पहचानना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी जीन का डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पे हो, उसका रिसेसिव दूसरे क्रोमोसोम पे हो, ठीक है। एक का डोमिनेंट इस वाले क्रोमोसोम पे हो, उसका रिसेसिव इधर हो, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है आपको ऑर्डर से ही दिया हो, तो आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करिए कि सबसे पहले आप पेरेंटल और डबल क्रॉस ओवर को पहचान के एक हाइपोथेटिकल जीन का अरेंजमेंट उसी से आपको पता चल जाएगा। कैसे? देखिए, इसमें ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस पेरेंटल कॉम्बिनेशन को देखिए और ये वाला डबल क्रॉस ओवर को देखिए। इसमें पेरेंटल और डबल क्रॉस ओवर को देखने के बाद आपको क्या समझ में आएगा कि कौन सा जीन चेंज हो रहा है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, V और V+, ठीक है। V और V+, इसी तरह से यहां भी लिखा हुआ है, मतलब ये बीच वाला नहीं है, क्योंकि इस तरह से ये पेरेंट में लिखा हुआ है, उसी तरह से ये यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये बीच में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए V, यहां भी V+, यहां भी V+। उसके बाद देखिए, पहले वाले में ही देखने पे आपको पता चलेगा, जो पहला कॉम्बिनेशन है उसी को केवल देखिए, दूसरा वाला नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा। VCV+ CT+, और इसमें क्या आ रहा है? VCV+ और CT। तो देखिए, इसमें भी V है, इसमें भी V है। हम केवल पहली लाइन की बात इसमें और पहली लाइन की बात इसमें कर रहे हैं, ताकि दोनों लाइन देखने पे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। V यहां पर भी है, V यहां पर भी है, CV+ यहां पर भी है, CV+ यहां पर भी है, CT+ यहां है, लेकिन यहां CT हो गया। मतलब ये कि CV+ और V, ये दोनों जो होंगे ये कैसे होंगे?
ये पेरेंटल जैसे हैं और Ct प्लस चेंज हो रहा है, इससे ये पता हमें चल गया कि जो Ct प्लस है वही बीच में है। तो बस अब आपका बन गया, Ct प्लस को आप बीच में बना लीजिए। अब प्लस मत लिखिए क्यों, Ct लिखिए, क्योंकि डोमिनेंट रिसेसिव कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। 2 क्रोमोसोम पे हो सकते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, तो प्लस और विदाउट प्लस हम ना लिख के केवल ये इस तरह से Ct लिख रहे हैं। Ct बीच में होगा तो या तो V पहले होगा या CV बाद में होगा, या V यहाँ होगा CV यहाँ होगा, कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन हमें एक तरह से लीनियर ऑर्डर पता चल गया कि इसी ऑर्डर में जीन प्रेजेंट होंगे। अब CV यहाँ या V यहाँ हो, बात वही होगी, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस उतनी ही निकल के आएगी। तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखा कि क्या था, उसका डबल क्रॉसओवर देखा, उनको कंपेयर करके हमने एक हाइपोथेटिकल जीन का ऑर्डर पहले ही पता कर लिया। हाइपोथेटिकल जीन का ऑर्डर पता होने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि किसके किसके बीच में हमें सिंगल क्रॉसओवर निकालना है। तो सिंगल क्रॉसओवर किसके बीच में होगा, V और Ct के बीच में होगा और Ct और CV के बीच में होगा। अब कुछ लोग अगर V और CV के बीच में निकाल देंगे सिंगल क्रॉसओवर वाला फॉर्मूला लगा के, तो गलत आंसर आ जाएगा, इसीलिए पहले ये बनाना जरूरी है। तो हमने ये इस तरह का हाइपोथेटिकल बना लिया, ठीक है। उसके बाद V और Ct के बीच में हम निकालेंगे, ठीक है, और Ct और CV के बीच में हम निकालेंगे कि कितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन CV एंड Ct। CV और Ct के बीच में हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए CV और Ct को हम पहले देखेंगे कि पेरेंट में कैसा था, वैसा नहीं आना चाहिए। जब ये अलग अलग हो जाएंगे, जैसे पेरेंट में नहीं थे वहीं पे वो शो करेगा कि सिंगल क्रॉसओवर है। तो देखिए Ct और CV पेरेंट में कैसा था, CV प्लस Ct प्लस, ठीक है, CV और Ct ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, वही मैंने यहाँ लिखा भी हुआ, ये देखिए CV प्लस Ct, ठीक है। जब अगर CV और Ct के बीच में हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो उसमें CV प्लस और Ct लिखा हुआ है, C प्लस नहीं Ct लिखा हुआ है, Ct प्लस, सॉरी, ये CV प्लस और Ct प्लस साथ में नहीं आनी चाहिए और CV और Ct साथ में नहीं आने चाहिए। उसका कॉम्बिनेशन देख लीजिए, देखिए यहाँ पे CV और Ct प्लस आ रहे हैं जो कि पेरेंट्स डिफरेंट है, तो हम इसको काउंट करेंगे, हमने यहाँ लिखा हुआ है। इसमें देखिए CV प्लस और Ct साथ में आ रहे हैं, जैसा पेरेंट में नहीं था तो इसको भी काउंट करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद डबल क्रॉसओवर वाले जो थे उसमें तो आएंगे ही, ये साथ में नहीं, क्योंकि इसमें डबल क्रॉसओवर तो CV Ct इसमें भी साथ साथ नहीं आ रहे हैं उस तरह के कॉम्बिनेशन जैसे पेरेंट में थे, तो इसको भी लिख लेंगे। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा। प्लीज मेरे वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काउंट किया गया है, आप इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि बहुत ज्यादा ये कोई टफ नहीं है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 6.42% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से हम निकाल लेंगे V और Ct के बीच में, मतलब इनके बीच में हमारा कितना आ गया, 6.42%। अब V और Ct के बीच में निकालेंगे, तो V और Ct के बीच में निकालने के लिए, ठीक है, तो अब V और Ct प्लस के बीच में इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा 13.19% आ जाएगा। V और Ct प्लस के बीच में कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि देखिए V और Ct प्लस साथ में ना आए, V प्लस Ct साथ में ना आए, तो ऐसा कहाँ कहाँ हो रहा है, देखिए V और Ct प्लस साथ में कहाँ कहाँ नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे तो साथ में आ रहे हैं V Ct प्लस V प्लस Ct, तो ये तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो हमारा यही सब बचा होगा, इसको काउंट करेंगे, इसमें मैच कर लीजिएगा, ये पेरेंट कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा होगा। तो 89 प्लस 94 प्लस 3 प्लस 5 इसको हम प्लस कर लेंगे इस तरह से, और टोटल बेस से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 13.19% आएगा। इससे क्या पता चला, हमारा V और Ct के बीच की डिस्टेंस 13.19 हो गई है और Ct और CV के बीच की डिस्टेंस 6.42 हो गई है। अब इसी तरह से हम निकाल सकते हैं डबल क्रॉसओवर वाली भी फ्रीक्वेंसी, V और CV जो दूर दूर जीन है V और CV के बीच में भी निकाल सकते हैं, उससे हमारा आ जाएगा 18.5। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हम V और CV के बीच में निकालेंगे तो हमारा 18.5 आएगा। उसी तरह से आपको निकालना होगा जैसे अभी दोनों निकाले हैं, जहां V CV प्लस साथ में ना हो, V प्लस CV साथ में ना हो, उन सबको ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब एक तरह से इसमें केवल डबल क्रॉसओवर वाले डेटा ही छूट जाएंगे, बाकी सब ऐड हो जाएंगे और पेरेंटल छूट जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 18.5%। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि V CT और CT और CV को ऐड करने पे 18.5 नहीं आता है, वो थोड़ा ज्यादा आता है। वो इसलिए, उसका भी रीजन है, थोड़ा बहुत ज्यादा आता है, बाकी ये इक्वल ही रहता है। तो इसको ऐड करने पे हमारा 19 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन जो हमारी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इनके बीच में निकल रही है वो 18.5 निकल रही है हमारे कैलकुलेशन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए
आप देखिए कि V और CV के बीच में ही हमारा डबल क्रॉसओवर होना होगा, तभी ये सेपरेट होंगे। लेकिन जब हम इनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम इसमें कभी कहीं भी डबल क्रॉसओवर को प्लस किए ही नहीं है, क्योंकि डबल क्रॉसओवर में हमें दिखता क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक बस चेंज हो गया, लेकिन बीच में उसका एक्सचेंज इससे भी हुआ होगा, इससे भी हुआ होगा। ठीक है, तो वो चीज हम ध्यान में नहीं रख पाते, हम केवल देखते हैं कि यहां से यहां तक के बीच में क्या रिकॉम्बिनेशन है, वो उस तरह से हम निकालते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हमारा कम आता है। अगर हम डबल क्रॉसओवर को भी इसमें ऐड कर देंगे, जो कि हमारा मिस हो जाता है, इसलिए क्योंकि हमें बीच वाले इवेंट दिखाई ही नहीं पड़ते, क्योंकि हमें पहले और लास्ट वाले ही इवेंट ही डबल क्रॉसओवर में दिखाई पड़ते हैं। तो उसको भी अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा 19 के आसपास ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, ये वाला कॉम्बिनेशन आपसे एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाएगा कि इनके बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर पूछा भी जाएगा तो उसके ऑप्शंस होंगे तो वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, वो आपको निकालना इसी तरह से होगा। मैं बस आपका ये क्लियर कर रही हूँ डाउट, कि किसी को ये ना लगे कि इन दोनों को जोड़ने पे तो 19 आ रहा है, यहाँ 18.5 आ रहा है। उसका मैं रीजन बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारा डबल क्रॉसओवर होता है उसमें 2 क्रॉसओवर इवेंट होते हैं जो दिखते तो है नहीं, हमें तो केवल पहला और लास्ट में, मतलब इनके बीच में अगर क्रॉसओवर हो रहा है तो यही पता चलता है, लेकिन बीच में कहीं ये भी तो इन्वॉल्व हुआ होगा पहले क्रॉस में। डबल क्रॉसओवर से पहले सिंगल क्रॉसओवर हुआ होगा, सिंगल क्रॉसओवर के बाद फिर से एक सिंगल क्रॉसओवर हुआ होगा, तब जाके डबल क्रॉसओवर हो गया होगा। तो हम उन चीजों को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, बस हम इसके और इसके बीच में डबल क्रॉसओवर को ही देखते हैं और उसी के बेसिस पे ये कैलकुलेशन करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें लीनियर ऑर्डर जीन का अरेंजमेंट किस तरह से पता चलेगा। उसका हाइपोथेटिकल फिगर हम पहले ही बना लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व होगा, आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो ये कल वाला क्वेश्चन आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस। ये टॉपिक हम पहले भी कवर कर चुके हैं, इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस। फिर से हम इसको आपको एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं और एक एग्जाम्पल के साथ समझा देंगे, तो फिर आपकी हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। देखिए, जब किसी एक रीजन पे क्रॉस ओवर होता है तो वो उसी क्रोमोसोम पे दूसरे क्रॉस ओवर को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि एक क्रॉस ओवर अगर एक रीजन पे हो रहा है तो वो दूसरे क्रॉस ओवर की प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है अपने पास में होने वाले। मींस डबल क्रॉस ओवर का इवेंट इसीलिए बहुत कम हो पाता है, क्योंकि डबल क्रॉस ओवर होना थोड़ा बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि अगर एक क्रॉस ओवर हो जाएगा तो दूसरे क्रॉस ओवर को नहीं होने देगा, और कोई चीज अगर दूसरी चीज को नहीं होने देती है अपने आसपास, उसको कहते हैं इंटरफेयर कर रहा है कोई, तो वो इंटरफेरेंस हो गया। तो इंटरफेरेंस क्या हो गया, एक क्रॉस ओवर दूसरे क्रॉस ओवर को होने में इंटरफेयर करता है या रोकता है उसको, इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन अगर ये इंटरफेरेंस नहीं हो पाया सक्सेसफुल, अगर डबल क्रॉसओवर हो ही गया तो हम उसको बोलते हैं कि कोइंसिडेंस हो गया, कोइंसिडेंस की वजह से डबल क्रॉसओवर हो गया। ठीक है, तो वही लिखा है, क्रॉसओवर बिटवीन बी एंड सी इनहिबिट्स द क्रॉसओवर टू अकर एट ए एंड बी एंड वाइस वर्सा। बी और सी के बीच में क्रॉसओवर ए और बी के क्रॉसओवर को इनहिबिट करेगी, या ए और बी के बीच में क्रॉसओवर हो रहा होगा तो बी और सी के बीच में क्रॉसओवर को इनहिबिट करेगा। यही हमारा क्या है, इंटरफेरेंस है। और कोइंसिडेंस अगर इंटरफेरेंस नहीं हो पाया तो कोइंसिडेंस हो जाएगा, तो दोनों क्रॉसओवर हो जाएंगे। कोइंसिडेंस में हमसे पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस होता है ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर इन प्रोजीनीज अपॉन प्रोजीनीज कुछ नहीं होता, ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर इन प्रोजीनी अपॉन एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर इन प्रोजीनी। ठीक है, इससे हमारा निकल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, मतलब जितने आ रहे हैं ऑब्जर्व हो रहे हैं डबल क्रॉसओवर, और जितने आने चाहिए थे कैलकुलेशन के हिसाब से, वो डबल क्रॉसओवर को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा सीओसी आ जाएगा। सीओसी का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 1 आ रहा है, मतलब पूरे तरह से कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस मतलब कोइंसिडेंस ही हो रहा है, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो क्या होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा तो डबल क्रॉसओवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड का रेशियो हमारा 1 हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस क्या होगा, इंटरफेरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से आपका इंटरफेरेंस निकल जाएगा। इंटरफेरेंस निकालने के लिए आप 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कर देंगे तो आपका इंटरफेरेंस निकल जाएगा। इससे ये पता चलता है कि कोएफिशिएंट और इंटरफेरेंस इन दोनों का जो एडिशन होगा वो 1 से ज्यादा नहीं होगा। मींस दोनों में ही कोएफिशिएंट और कोइंसिडेंस होने के लिए क्या होगा, जो भी वैल्यूज आएंगी वो 1 से ज्यादा नहीं होंगी। अगर एक 1 हो जाएगा तो दूसरा 0 होना ही होगा, या पहला 0 1 हो जा रहा है तो दूसरा 0 होना होगा। 1 से ज्यादा कभी इनकी वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह से समझा रहे हैं। देखिए, ये हमने जीनोटाइप लिखे हुए हैं, ये इनके ऑफ स्प्रिंग के नंबर है
सबसे पहले हमने क्या देखा, पेरेंटल पहचान लिया, डबल क्रॉसओवर पहचान लिया, जैसे कि हमें हमेशा करना है, ठीक है। पेरेंटल और डबल क्रॉसओवर पहचानने के बाद हम जीन का एक हाइपोथेटिकल ऑर्डर बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग। देखिए इसमें क्या है, ABC और ABC इस तरह से दिया हुआ है, और ये डबल क्रॉसओवर। तो आपको बस इसमें ये देखना है कि कौन सा जीन चेंज हो रहा है। आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि B वाला, इसमें कौन सा चेंज हो रहा है, ABC इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए A वाला चेंज हो रहा है। बाकी आप देखिए BC वैसा ही है जैसे पेरेंट में था, ये वाला PC भी वैसा ही जैसे पेरेंट में था। A वाला चेंज हो रहा है, इसका मतलब A बीच में होगा। जो चेंज होता है वही बीच में होता है, बस एक बीच में हमने बना लिया तो दोनों हम अगल बगल B और C बना सकते हैं किधर भी, चाहे आप C इधर बनाइए या B इधर बनाइए या B इधर बनाइए C इधर बनाइए, बात एक ही है। अब उसके बाद रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है A और B के बीच में। इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट करिएगा। A और B के बीच में निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा कि पेरेंट पे जैसा कॉम्बिनेशन A B का है वैसा नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कहाँ नहीं आ रहा, देखिए इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। उसके बाद डबल क्रॉसओवर में भी नहीं ही आएगा। इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम A और C के बीच में निकालेंगे। A और C के बीच में निकालेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से जेनेटिक मैप बन जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस हम लिख सकते हैं, इतनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उतनी इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। उसके बाद एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर, देखिए अब इसमें ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर तो हमें पता है कितना ऑब्जर्व हो रहा है। डबल क्रॉसओवर 15 ऑब्जर्व हो रहा है। ऑब्जर्व भाई जो हमारा एक्सपेरिमेंट में आएगा वही ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर हमारा 15 है, लेकिन एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर निकालने के लिए हमारा डबल क्रॉसओवर हमें पता है B और C के बीच में ही होना होगा। तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जितने टोटल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनके बीच में जो आ रहा है उसको पहले हमने इसको 100 से डिवाइड किया था, तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो उसको 100 से फिर से डिवाइड करके इस तरह से निकालेंगे। क्योंकि हमारा कहीं 1 से ज्यादा तो होना नहीं चाहिए, तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा। तो ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर हमारा 15 था और ये एक्सपेक्टेड 24 आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस निकल जाएगा 15/24, तो 0.625 आ जाएगा। इंटरफेरेंस निकालने के लिए 1 - COC कर देंगे तो इतना निकल के आ जाएगा। तो बहुत इजी है, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे एक्सपेक्टेड निकालने के लिए इनके बीच की जो डिस्टेंस निकल के आई है उसको 100 से डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ 100 से डिवाइड करके इनको आपस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग से, तो हमारा एक्सपेक्टेड निकल के आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड निकालना समझ में आ गया होगा आप सबको। और इस तरह से बाद में 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरफेरेंस निकल के आ जाएगा। तो यही इंटरफेरेंस और कोइंसिडेंस इसी तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, अभी मैं आप लोग क्वेश्चन शेयर भी करूंगी, सबसे पहले पेरेंटल और डबल क्रॉसओवर निकाला जाएगा, उसके बाद ही जीन का ऑर्डर डिसाइड करके तभी हम उसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वरना अगर हम ABC मान लेंगे तो हम ABC इस तरह से मान लेंगे तो A और C के बीच में हम लोगों को लगेगा डबल क्रॉसओवर हो रहा है, लेकिन यहाँ B और C के बीच में हो रहा है। क्वेश्चन सब गलत हो जाएगा, सब डेटा गलत निकल के आएंगे। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। मैं क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, उसको फिर से करने की कोशिश करिए इस बार, ठीक है। सब लोग अपने इस कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, आज का और कल का। कल तक सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आज लिखने का मैटर भी ज्यादा हो गया और समझने में भी आप लोग प्लीज, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो 2-3 बार रिपीट करके वीडियो देख लें, सबकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, एपोप्टोसिस और सेल साइकिल रेगुलेशन वाला। ठीक है, आज का जेनेटिक्स में इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। ये सब आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।